हो गया। हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट किया जाए। कौन सा लेक्चर? 7। अब बात मत कीजिएगा आपस में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। In CFT, we suppose that ligands to be a point charge. In CFT, we suppose that ligands to be a कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज, कॉमा, and interaction between ligands and electrons of central metal and interaction between ligands and electron of central metal to be electrostatic in nature, to be electrostatic in nature। इस पॉइंट पे थोड़ा देर रुकेंगे। लिगेंड्स को हम लोग क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। तो अगर लिगेंड को अगर चार्ज और रिपल, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका मतलब है कि अगर लिगेंड्स का फील्ड, लिगेंड्स का अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चार्ज मान रहे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मान लिए तो कौन सा फील्ड? तो जिस लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा वो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड या उसका ऑर्बिटल पे ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा। एग्री ना? इसका मतलब है कि जो और किसका स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो ऑब्वियसली कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेगा, तो उसका फील्ड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेंगे। उस कार्बन पे निगेटिव वाले लिगेंड का सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो ऑर्बिटल, राइट, उसके साथ इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कम होगा या ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो पहला एजम्पशन इसमें लिया गया है। सेकेंड पॉइंट, देखिए, द 5d ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल, द 5d ऑर्बिटल, डी और डी सबसे में कितना ऑर्बिटल? 5। द 5d ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड गैसियस एटम have same energy level, have same energy level
उधर कहीं पे जगह देख के बैठिए। डिफरेंट आइसोलेटेड अगर गैसियस एटम है, राइट, तो गैसियस स्टेट में मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में उसके सराउंडिंग में अगर कोई नहीं है तो डी सबसेल का 5 बॉक्स लाइक DXY, DYZ, DZX, DX² बाई स्क्वायर, और अगर इसका नाम DZ² बोलते हैं तो ऑल दीज आर व्हाट, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। करेक्ट है ना? तो पहले से भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू N+L रूल, राइट। तो ये क्या है? डीजेनरेट है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम लोग फेस करते हैं। मान लेते हैं कि इसके डीजेनरेसी को ब्रेक करना है। डीजेनरेसी को क्या करना है? ब्रेक। अभी डीजेनरेट में सेम एनर्जी लेवल है, और डीजेनरेसी को ब्रेक करने का मतलब है कि जो सारा ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है उसके एनर्जी लेवल को ऊपर नीचे कर देना है। तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन, इसको हटाएं भाई, पीक टाइम है करियर बनाने का, नहीं क्या करने का? फ्रेंडशिप बनाने का या करियर बनाने का? अभी अगर दो चीज़ चूज करना हो, फ्रेंड बनाना है, करियर बनाना, क्या बनाइएगा? यस, इस की पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी एक की पॉइंट है CFT में। नहीं तो ज़िंदगी भर अफसोस कीजिएगा कि राइट टाइम पे हम टाइम वेस्ट कर लिए। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऐसा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई ऐसा लिगेंड हो जिसका फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इन 3 बॉक्स पे ज़्यादा बड़ा फोर्स लगाए, करेक्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस पे कम लगाए, पांचों पे रिपल्सन का फोर्स लगाए। बट अगर इस पे ज़्यादा लगाएगा और इस पे कम लगाएगा, इनिशियली क्या चाहेगा? ये अपने डीजेनरेसी को मेंटेन करना। मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और कोई निगेटिव हम लोग लिगेंड लेके जा रहे हैं, तो लिगेंड अपने साथ क्या लेके जाएगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका फील्ड, राइट। तो इन सब पे तो रिपल्सन होगा सर, राइट। लेकिन उस रिपल्सन मैक्सिमम क्या कोशिश करेगा कि अपना डीजेनरेसी को मेंटेन करके रखें। तो जब तक डीजेनरेसी को मेंटेन करेगा फिर भी तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, रिपल्सन इंक्रीजेज एंड देन पोटेंशियल एनर्जी। बट एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक टाइम के बाद यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा लग गया और यहाँ पे फोर्स ऑफ, इन दोनों पे अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन कम लगा और इन तीनों पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा लग गया, तो नहीं लगता कि ये दोनों एक साथ रहेगा और कौन एनर्जी लेवल में ऊपर चला जाएगा? सर ये तीनों ऊपर चला जाएगा और ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। करेक्ट है ना? क्योंकि इस पर अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो इसका रिपल्सन इंक्रीज है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान है, पोटेंशियल इंक्रीज है। तो इस पर अगर रिपल्सन ज़्यादा तो इसका, लेकिन वो इसका मतलब है कि ओके, जो पहले डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल था वो उसका डीजेनरेटरी को हम लोग क्या कर दिए? ब्रेक कर दिए, मेंटेन नहीं रख पाए। ऐसा क्यों होगा वो अलग मुद्दा है, वो हम लोग समझेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट है ना? तो समझेंगे कैसे मेंटेन होगा। इसका मतलब यस, तो CFT में DXY, DYZ एंड DZX, इसको क्या बोला जाता है? EG या T2J, एक अलग नाम दिया गया है T2J। इन तीनों को क्या बोलेंगे?
T2G, और T2G में भी कितना बॉक्स, बोले 3 बॉक्स, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए ये क्या है, T2G लिखेंगे हम, इसका मतलब है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन सा, DXY, DYZ एंड DZX। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले, सपोज कीजिए 110, क्या मिले, इसका मतलब है कि इसमें कितना बॉक्स, 3 बॉक्स ना, वन ऑफ द बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 1 और तीसरा में 0। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो 211, एक वन ऑफ द बॉक्स में क्या रहेगा, पेयर्ड अप, और दूसरा में 1-1 रहेगा, और ऐसा रहेगा तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि इन तीनों बॉक्स मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं मिलेगा भाई, T2G को मतलब 321, ऐसा 3 मिलेगा क्या, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन, किसका वायलेशन हो जाएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, करेक्ट। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया है, क्यों होगा कैसे होगा बाद में देखेंगे। और dx² एंड dz², इसको हम लोग नाम देंगे ईजी। ईजी में कितना बॉक्स, 2, और T2G में कितना बॉक्स, 3 रहेगा, लिखिए। एक और पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, degeneracy of d orbitals, degeneracy of d orbitals is maintained if a spherically symmetric field of negative charge, the degeneracy of d orbitals is maintained if a spherically symmetrical field of negative charge present around the central metal, present around the central metal। फिर से बोलें, degeneracy of d orbitals is maintained if a spherically symmetrical field of negative charge, और ligand भी कर दीजिए, और ligand around the central metal। इसका मतलब यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों पे अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम रहेगा, सिमेट्रिकल अगर चारों तरफ से है, राइट, तो पांचों पे अगर सिमेट्रिकल फील्ड लग रहा है तो सब इन पांचों बॉक्स पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहेगा, सेम। तो क्या ब्रेक हो पाएगा, नहीं होगा। ब्रेक होने का चांस कब रहेगा, ये बॉक्स ऊपर नीचे होने का चांस कब रहेगा, अब बॉक्स से थोड़े की बिल्डिंग किया हुआ है भाई, मतलब ये तो ऐसे हम मानते हैं, राइट, लेकिन एक साथ कब तक रहेगा, जब तक इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम रहेगा, करेक्ट। वो कब हो सकता है, जब आपका लिगेंड कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, करेक्ट है, उसका फील्ड सिमेट्रिकल रहेगा। एक और पॉइंट लिखिए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड, however when this negative field is due to ligand in a complex becomes unsymmetrical however, क्या लिखा है स्टूडेंट, however when this negative field is due to ligands or negative charge becomes unsymmetrical, then degeneracy of d orbital is lifted, comma, and it results in a splitting of d orbital energies। यस, इट बिकम्स क्या बोले थे, फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो, हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स और नेगेटिव चार्ज इज अनसिमेट्रिकल, देन डीजेनरेसी, सिर्फ लिख लीजिए मैं समझा दूंगा,
then degeneracy of d orbital is lifted, comma, it results in a splitting, sp ब्रेक होना, a splitting of d orbital energies. यहां देख लीजिए भाई, d orbitals energy, देखिए कॉमा, पैटर्न ऑफ a splitting depends upon, pattern of a splitting depends upon nature of crystal field. Pattern of a splitting depends upon nature of crystal field. देखिए स्टूडेंट, बस एक कुछ पॉइंट लिखवाना था इसलिए मैंने लिखवा दिया, बाकी आपको यहाँ पे बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सिलेबस में CFT ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ना है, सिलेबस में यही से आएगा। उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ना है और थोड़ा स्क्वायर प्लेनार के लिए पढ़ना है। किसके लिए? स्क्वायर प्लेनार के लिए पढ़ना है, करेक्ट है ना। तो यही 3 के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल से। इसमें लैंग्वेज बनाने से बेटर है कि हम लोग समझेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। तो कितना लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को? तो ऑक्टाहेड्रल CFT में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये सपोज किया गया है, इसको समझाने के लिए आप एक क्यूब मान लीजिए, सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। और क्यूब के सेंटर पे सेंट्रल मेटल, और क्यूब का सेंटर और फेस का सेंटर को क्रॉसपॉन्डिंग एक्सिस मान लीजिए। तो ये मेरा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट बाई एक्सिस, करेक्ट है ना। और जेड एक्सिस कैसे रहेगा? 6 फेस है ना, तो जस्ट अपोजिट फेस के सेंटर से मिला देंगे, जस्ट अपोजिट फेस के सेंटर और क्यूब का सेंटर को मिलाते हुए लाइन गुजारेंगे तो मुझे 3 एक्सिस मिल जाएगा। कौन कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, तो जेड एक्सिस मेरा कुछ ऐसा रहेगा, फ्रंट फेस एंड बैक फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। आप लोग इसको विजुलाइज कर पाएंगे? ओके चलिए भाई, अब यहाँ देखिए, एंड मेरे पास और वाइट, और यहाँ देखिएगा, और इस थ्योरी में मैं लिखवा दूंगा इस बात को। इस थ्योरी में हम लोग सपोज किया गया है ऑक्टाहेड्रल में कि लिगेंड का अप्रोच सेंट्रल मेटल का, लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग दो तरफ से आएगा, एक इधर से और एक इधर से। ये सपोज किया गया है थ्योरी को समझाने के लिए, करेक्ट। एक इधर से अप्रोच होगा, एक इधर से अप्रोच होगा। कितना लिगेंड हो गया? 4। और एक किधर से अप्रोच होगा भाई? एक इस तरफ से अप्रोच होगा, सही है ना। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल में क्या सपोज किया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि क्यूब के सेंटर में एक क्यूब मान लेंगे, उसके सेंटर पे क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल, और लिगेंड किसके अलोंग आएगा? एक्सिस पे, डायरेक्टली एक्सिस पे होते हुए लिगेंड को अप्रोच करेगा। इज इट राइट? ये क्लियर हो गया? अब देखिए, आपको समझाने के लिए सिर्फ
एक कौन सा ऑर्बिटल, DXY। तो DXY, DYZ, DZX, तो D ऑर्बिटल का इसका कितना लोब है, 4 ना। इसका कोई भी लोब डायरेक्टली एक्सिस पे है नहीं, एक्सिस पे है। तो मान लेते हैं कि एक मेरा लिगेंड इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये मेरा लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड नेगेटिव या इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बट यहाँ पे ये लोब जो D ऑर्बिटल का है वो डायरेक्टली एक्सिस पे नहीं है, तो यहाँ भी इसके साथ रिपल्सन होगा, डैम से रिपल्सन होगा, बट क्या डायरेक्टली इसके रास्ते में इसका लोब आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम लोग इमेजिन करते हैं x और y, तो आउट ऑफ 5 D ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल का लोब डायरेक्टली एक्सिस पे ही रहता है। वो कौन सा ऑर्बिटल है, DX स्क्वायर बाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर बाई स्क्वायर और D। तो आप एक किसका डायग्राम है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसके साथ इसका रिपल्सन होगा या नहीं होगा, सर होगा। इसके साथ इसका रिपल्सन होगा या नहीं होगा, बट कौन स्ट्रांगली रिपेल्ड होगा, इसके रास्ते में ही है, तो इस पर रिपल्सन ज़्यादा होगा और इस पर रिपल्सन। लेकिन इनिशियली जब आप अप्रोच करते रहेगा तो सब पे रिपल्सन लग रहा होगा, तो मैक्सिमम कोशिश क्या रहेगा कि अपने डिजेनरेसी को मेंटेन करें, बट जब वेरी क्लोज आ जाएगा तो उस टाइम पे किस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा और इस पे रिपल्सन कम रहेगा। तो जिस पे रिपल्सन कम रहेगा वो एनर्जी लेवल में नीचे रह जाएगा, और जिस पे रिपल्सन ज़्यादा रहेगा वो एनर्जी लेवल में क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कौन 5 में से कौन कौन साथ में रहेगा और कौन अलग अलग हो जाएगा, 5 में से 3 साथ में रहेगा, इसके कैटेगरी में 3 ना, कौन कौन सा, DXY, DYZ एंड, ये तीनों पे तो इक्वल रहेगा, और बाकी दो एक साथ चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब स्प्लिटिंग होगा इनिशियली सब पे रिपल्सन रहेगा, इसको डायग्राम से दिखाऊंगा, बट जब ब्रेकेज होगा, डिजेनरेसी जब ब्रेक करेगा तो 3 थोड़ा नीचे रह जाएगा और 2 थोड़ा, तो कौन नीचे रह जाएगा, T2G नीचे रह जाएगा और EG ऊपर चला जाएगा। किसी को समझ में प्रॉब्लम, तो EG क्यों ऊपर चला गया अगर कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप इस डायग्राम से उसको बेखूबी समझा सकते हैं। करेक्ट है ना, सबको समझ में आ गया। चलिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इसको लैंग्वेज देने का रिक्वायरमेंट है, बोलिए तो 2 लाइन लिखवा देंगे। यहाँ देखिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने समझाया और यहाँ पे जो समझाया, यहाँ पे जो समझाया, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। यही लिख लीजिए ना कि इसमें सेंटर में मेटल रहता है, उसका फेस के सेंटर को एक्सिस मान लेते हैं, 6 लिगेंड का हम लोग सब इमेजिन करते हैं कि एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इस पे रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा, इस पे रिपल्सन थोड़ा, क्योंकि यहाँ का लोब लिगेंड के डायरेक्टली रास्ते में आ गया है। तो खुद के लैंग्वेज में ढाल सकते हैं। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, खुद के लैंग्वेज बनाइए। और मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा सबका क्या लिखे हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। इसको हटाएं डायग्राम को।
अब यहाँ देखिए, आगे बढ़े। यहाँ देखिए मैंने 5 लाइन ड्रॉ किया 5 ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। और इनिशियली ए 5 का 5 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बिल्कुल इक्वल है और ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज द पैटर्न इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। दिस इज द पैटर्न ऑफ व्हाट? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। और जब लिगेंड का अप्रोच होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए काम कर रहे हैं, तो जब 6 लिगेंड का अप्रोच होगा तो इनिशियली इन सबका एनर्जी रिपल्सन, सब पे रिपल्सन होगा। तो सबका एनर्जी लेवल क्या यहाँ पे ही ग्राउंड स्टेट में ही ब्रेक हो जाएगा या थोड़ा ऊपर जाकर? जब अप्रोच करेगा तो रिपल्सन इनिशियली तो ब्रेक नहीं होगा, तो सब ड्यू टू रिपल्सन सबका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ेगा। इनिशियली एनर्जी लेवल ए था, करेक्ट। अगर एनर्जी लेवल का डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा तो मानते हैं कि इनिशियल मेरा एनर्जी लेवल इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड ए सिचुएशन था, डी जनरेट ऑर्बिटल था। जब लिगेंड का अप्रोच हुआ तो थोड़ा इसका एनर्जी लेवल हाई हुआ, बट यहाँ के बाद इसके रेस्पेक्ट में, इस लेवल के रेस्पेक्ट में ये 2 ऊपर चला जाता है। और ये 3 इस लेवल के रेस्पेक्ट में थोड़ा नीचे आ जाता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि साथ साथ था, और बट रिपल्सन कौन ज़्यादा टॉलरेट कर रहा था? dx²/2। उसका कंबाइंड इफेक्ट इस पर नजर आ रहा था साथ में। लेकिन जब ब्रेकेज होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उस पर रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, इस पर रिपल्सन तो कम था। दैट्स वाई इस लेवल के रेस्पेक्ट में इसका थोड़ा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? लेकिन जो भी एनर्जी लेवल इसका कम होगा, बट इससे कम नहीं होगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और ये 3 कौन सा ऑर्बिटल है? T2G ना। अब इसको T2G के साथ फैमिलियर हो जाइए। T2G और ये क्या रहेगा? इजी रहेगा। और इस एनर्जी गैप को, इजी और T2G के एनर्जी गैप को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डेल्टा। क्या पढ़िएगा? डेल्टा नॉट या डेल्टा ओ। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा O क्या है? एनर्जी गैप बिटवीन इजी एंड T2G। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वो एनर्जी गैप किसके वजह से क्रिएट हुआ? बोलिए, लिगेंड किसकी वजह से क्रिएट हुआ? ओके। इसका मतलब है कि अगर ये एनर्जी गैप कम क्रिएट हुआ, इसका मतलब मेरा लिगेंड वीक लिगेंड था। एक क्रूशियल पॉइंट है, की पॉइंट। अगर ये गैप कम क्रिएट हुआ, इसका मतलब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग था या वीक था? वीक था। और अगर एनर्जी गैप ज़्यादा क्रिएट हुआ, मतलब मेरा लिगेंड क्या था? स्ट्रॉन्ग। तो अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि 2 डिफरेंट लिगेंड के लिए L1 और L2 के लिए डेल्टा नॉट 1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा नॉट 2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और अगर ये बोला गया है डेल्टा नॉट 2 ग्रेटर देन डेल्टा नॉट 1, और तब पूछा जाएगा इसमें कौन सा लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? L2 ग्रेटर देन L1। जिस लिगेंड का पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रिपल्सन क्रिएट करेगा, वो ज़्यादा बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट करेगा। किसके बीच में? इजी एंड, क्योंकि इसके वजह से ही स्प्लिटिंग हुआ, इसके वजह से ही ब्रेकेज हुआ, इसके वजह से ही डिजेनरेसी ब्रेक कर गया है। करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बातों को मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको मैं लिखवा दूंगा। अब एक्चुअल में यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये डी के लिए काम कर रहा है ना, और डी सबसेल के लिए मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है D1,
क्या है, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑफ-वर्क प्रिंसिपल वो 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। सबसे पहले कहाँ भेजने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ भेजेंगे। तो उस केस में जब सिर्फ डी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहाँ उस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, होना तो यही है ना भाई, या तो sp3d2 नहीं तो d2sp3। क्या होना है, या तो sp3d2 नहीं तो d2sp3, और डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेयरिंग होगा क्या। तो वहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल रहेगा, नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल वहाँ पे। दिस इज द वजह फॉर d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज नो रोल ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसके हाइड्रोजन पे कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पे ही जाएगा। करेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास D2 है, डी सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन तीनों, ये तीनों आपस में क्या है, डी जनरेट। करेक्ट है, T2 जी क्या हुआ, डी जनरेट। ये भी EG भी क्या हुआ, अगर मेरे डी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले कहाँ भेजेंगे, एक यहाँ देंगे, यहाँ एक यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, और एक अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट, हुन्स रूल, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे। करेक्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो उस केस में आपको एक कन्फ्यूजन हुआ कि पेयरिंग करना है नहीं करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आकर इसको पेयरिंग करेगा। क्यों करेगा भाई, इसका 2 बॉक्स तो खाली है, और D2sp3 बनाना है तो यहाँ से मिल जाएगा उसको। करेक्ट है, या sp3d2, तो यहाँ पे इस केस में भी देयर इज नो रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ लिगेंड, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, यहाँ तक आपको रोल नज़र नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हाथ में है तो तब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एग्री। तो उस केस में भी नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल यहाँ पे नहीं, यहाँ देखते रहिएगा। लेकिन अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। 4th इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फ्यूजन ये रहेगा कि उस 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजें या पेयरिंग करें। 2 बात दिमाग में आएगा, इसे पेयरिंग करें या यहाँ भेजें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रॉन को सेम बॉक्स में रखने में भी, यहाँ देखिएगा, किसी बॉक्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए अगर भेज रहे हैं इस तरीके से, तो इस यहाँ पे सेम बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए भी अलग से एनर्जी खर्च करना पड़ता है। देयर इज ऑल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होता है। CFT में माना गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम बॉक्स में जा रहा है, उसका पेयरिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट एनर्जी खर्च करना पड़ता है। करेक्ट है ना। अब यहाँ पे 2 बात, 4th इलेक्ट्रॉन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक तो दे दिए। कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ, 4th इलेक्ट्रॉन के लिए। उस 4th इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पेयरिंग करें या यहाँ भेज दें। तो अगर पेयरिंग करने में एनर्जी खर्च हो रहा है 10 जूल, कितना, और एक गैप है 8 जूल का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। गैप कितने जूल का, 8 जूल का। अब पेयरिंग करने में कितना, 10 जूल। तो कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रहा है, पेयरिंग में। इसका मतलब है गैप कम है और यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका तो गैप कम है, इसका मतलब वीक लिगेंड रहा होगा। गैप क्रिएट कौन करता है, वीक लिगेंड। बट अगर पेयरिंग करने में खर्च हो रहा है 10 जूल और एक गैप है 15 जूल का, तब क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। इसका मतलब 2 केस। इसका मतलब है कि डेल्टा नॉट, और यहाँ पे एक हम लोग वैल्यू, मैं सर लिखवा दूंगा, और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू P लिखते हैं। P इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, रिक्वायर्ड इन पेयरिंग, रिक्वायर्ड P इज द एनर्जी फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा, एक किस बात पर डिपेंड करेगा कि P का वैल्यू इस डेल्टा नॉट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर P ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, तो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सिचुएशन रहेगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन P, अगर इफ P ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट, तो उस केस में वो कहाँ चला जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा, T2G 1 1 1, EG 1 0, EG एक ही भेजा है ना। लेकिन अगर P ग्रेटर लेस देन डेल्टा नॉट, देन तो उस केस में तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा, T2G पेयरिंग कर दिए 2 1 1, EG 0 0। तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा P का वैल्यू है इसका कंपेरिजन पे। करेक्ट।
और इसका वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा एक बड़ा गैप क्रिएट कौन करेगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे एक्चुअली नज़र आया कि हाँ व्हाट द इफेक्ट ऑफ वीक लिगेंड एंड, बात समझ में आ गया है। कहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं हुआ, D3 तक कन्फ्यूजन नहीं हुआ, कहाँ से कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 7, D के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाट, मान लेते हैं कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मानिए, अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है देन 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या सोचिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मान लेते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दे दिए, करेक्ट, सपोज कीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 5। जब पेयरिंग करने जाएंगे तो कहाँ के वो बॉक्स को पहले पेयरिंग करना है जिसका एनर्जी लेवल कम है। सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में 8 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 इलेक्ट्रॉन के सबको अगर एक एक दे भी दिए, लेट अस सपोज, तो मेरे पास 3 बचा हुआ है। पेयरिंग इस केस में कन्वेंशन है कि जब पेयरिंग अगर करना का रिक्वायरमेंट रहेगा, अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 3 बचा हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2, 2 और 2, तो यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन, मान लेते 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ ही गया, तो उसके बाद तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ ही भेजना था, कहाँ भेजना था, यहाँ भेजना था। समझ में आ गया। इसका मतलब D8 में भी क्या नेचर ऑफ लिगेंड पे कोई फर्क पड़ेगा, नेचर ऑफ लिगेंड से कोई फर्क। अगर आपके पास D9 है देन ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सर D8 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर तो पेयरिंग हो जाता है, तो उस केस में हम लोग CFT और स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ेंगे ना। अभी ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। और स्क्वायर प्लेनर के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में होगा DsP2 हो जाता है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जो D में 2 खाली रहता है वो पेयरिंग होता है, तो वो केस में ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, कुछ और पैटर्न रहेगा। ये पैटर्न हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के, तो ऑक्टाहेड्रल के सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो इस केस में अगर D8 रहेगा, D9 रहेगा, तो आपके पास उपाय नहीं है। सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे फिर भी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4। पेयरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग हो गया, यहाँ भी जाके पेयरिंग कर देंगे। तो उस केस में अगर गैप ज़्यादा भी है और कम भी है तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन तो भरना है, तो यहाँ तो 6 देना ही पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो इस ऐसे होगा, 10 रहेगा तो तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, सारा इलेक्ट्रॉन तो भरना ही है। तो इसका मतलब है कि कहाँ किस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का ज़्यादा इफेक्ट नजर आएगा। 4 में D4, D5, D6 एंड D7 तक नजर आएगा। करेक्ट है स्टूडेंट, समझ में आ गया है। ओके, अब मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी D1, तो D यहाँ देखिएगा भाई, बोर्ड वाले बच्चों को तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो D1 के लिए क्या करेंगे, बोलिए भाई, बोलना तो आप ही को है, थोड़ा तो बोला कीजिए, कुछ नहीं लिखे। तो क्या यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल है, कोई कंफ्यूजन हुआ, लिखिए। मतलब लिगेंड का तो यहाँ पे रहेगा ही रोल कि गैप रहेगा, बट उस गैप से यहाँ पे कोई फर्क अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिखने के अरेंजमेंट पे मुझे कोई फर्क, देखिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। D2 के लिए वन
0 0 0। यहाँ भी क्या है? यस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड ऑन व्हाट? ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी को थोड़ा देर के बाद आगे बोलना स्टार्ट करूंगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड ऑन CFSE। फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फुल फॉर्म क्या रहेगा? क्रिस्टल फील्ड। इसका मतलब है कि जब इसके अरेंजमेंट पे आए, इसका वैल्यू इस अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इसका वैल्यू इस अरेंजमेंट पे। तो जब अरेंजमेंट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इस वैल्यू पे नेचर ऑफ लिगेंड का इस कॉन्फ़िगरेशन को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। D3 के लिए क्या लिखिएगा? T2G 1 1 1 और EG 0 0। ठीक है। अब लिखिए इन D4, in case of D4, two possible pattern of electron distribution arises. In case of D4, two possible pattern of electron distribution arises. First, the fourth electron may enter in EZ orbital. First, the fourth electron may enter in EZ orbital. Or second possibility is fourth electron may paired up in T2G orbital. दो पॉसिबल D4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन के दो पॉसिबल, या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और नहीं तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G के ऑर्बिटल में किसी एक बॉक्स को क्या कर दे? पेयर्ड अप कर दे। टू पॉसिबल, राइट, कॉमा। द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एडॉप्टेड इज डिसाइडेड बाय the actual configuration adopted is decided by the actual configuration adopted is decided by the relative value of यहाँ देखिएगा, ये लिख लीजिएगा, this one and P, where P is, where capital P, where P represent the energy required, where P represent the energy required for pairing of electron in single orbital. Pairing of electron in single orbital. एक मिनट हो जाएगा स्टूडेंट, एक वैल्यू देख रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस डायग्राम में प्रॉब्लम सॉल्व, इसका कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एनर्जी का लेवल 0 लीजिएगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या लेंगे? 0, और इसके ऊपर का एनर्जी क्या रहेगा? पॉजिटिव, और इसके नीचे का एनर्जी
तो ए गैप मोस्ट लाइकली 2/5 ये रहता है। निगेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नीचे का क्या रहेगा, और ऊपर का ए वैल्यू 3/5। अरे तो एक काम कर सकते हैं कि इसको पूरा मैग्नीट्यूड मानिए, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इसको क्या बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन दिस एंड दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन दिस एंड दिस। तब यहाँ पे डेल ए मैग्नीट्यूड अगर हो जाएगा तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो लेवल है तो इसके नीचे क्या रहेगा, निगेटिव लेवल, और इसके ऊपर क्या रहेगा, तो ये रहता है 0.6, ये रहता है 0.4, एक गैप रहता है। बट इसमें क्या साइन देंगे, निगेटिव का, और इसमें क्या साइन देंगे, पॉजिटिव का। करेक्ट है ना? वो दिखा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, क्या बोले, नहीं इसका एक्चुअली पूरे गैप, यहाँ देखिएगा ये पूरा गैप का वैल्यू कितना है, पूरे गैप का वैल्यू है डेल्टा नॉट मैग्नीट्यूड बाई, तो ए लेवल और ए मैग्नीट्यूड बाई है 2/5 डेल्टा नॉट, और ए मैग्नीट्यूड बाई कितना है, तो यहाँ का लेवल को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर यहाँ पे जीरो लेवल ले रहे हैं तो यहाँ का इन तीनों का एनर्जी का लेवल क्या बोलेंगे, ठीक है, -2/5 डेल्टा नॉट। करेक्ट है? और इसका क्या बोलेंगे, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में 3/5 डेल्टा नॉट, जहाँ पे डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2G, ये लिख लीजिएगा। मतलब जीरो इसके रेस्पेक्ट में, इस लेवल के जहाँ तक साथ में आया था उसके रेस्पेक्ट में एक कितना नीचे गया और एक कितना, अब पूरा गैप के को हम लोग नाम क्या दे दिए हैं, डेल्टा नॉट। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो हम लोग बात कर रहे थे D4 के लिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए ज़्यादा हम लोग कंसर्न हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। इफ P ग्रेटर देन डेल्टा नॉट देन व्हाट, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा। इसका मतलब मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था या वीक लिगेंड था, वीक। ऐसा किस केस में एराइज होगा, वीक लिगेंड में। इसका मतलब है, इसके लिए लिखिए, इट मीन फॉर दिस पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन इंटर इन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इन Eg ऑर्बिटल। फॉर दिस पॉसिबिलिटी एक किसके वजह से होगा, गैप ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाया, उससे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग में ही लग रहा है। करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा, Eg ऑर्बिटल। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इन Eg ऑर्बिटल। और अगर ए पॉसिबिलिटी रहा स्टूडेंट, इसका मतलब पेयरिंग करने में जितना एनर्जी खर्च होगा उसके रेस्पेक्ट में गैप बड़ा हो गया, तो गैप बड़ा किसने किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इन, गोज फॉर पेयरिंग इन T2G ऑर्बिटल। डाउट क्लियर हो गया, कब पेयरिंग होगा और कब पेयरिंग नहीं होगा। करेक्ट है ना? तो ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका मेडिकल में ये वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, और तब इसके लिए पूछा जा सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस क्या रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए इसको हटाया जाए। फॉर्मूला लिख लीजिए।
T2G का एनर्जी लेवल क्या था जीरो लेवल के रेस्पेक्ट में? टू बाई फाइव ना। देखिए फार्मूला, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू N/T2G इंटू -2/5 डेल्टा नॉट, या इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, प्लस NEG 3/5 डेल्टा नॉट और प्लस N इंटू P, जहाँ पे N क्या है? देखिए N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड। किसके वजह से पेयर्ड अप? लिगेंड के वजह से। खुद का पेयरिंग हुआ है उसके वजह से नहीं। समटाइम्स ऐसा, यहाँ देखिएगा, समटाइम्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रहेगा कि उसमें विदाउट नेचर ऑफ लिगेंड उसको पेयरिंग होना ही है। 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसी बॉक्स में पेयरिंग होगा या नहीं होगा, होना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पेयरिंग हुआ उसमें नेचर ऑफ लिगेंड का सपोज कीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, सब में एक दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, बाकी जो 3 रहेगा उसको पेयरिंग करेंगे। तो जो पेयरिंग 3 हुआ उसमें नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ जो N काउंट करेंगे, ये जो N कौन सा N रहेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अप, पेयर्ड अप ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड या ड्यू टू लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप? ड्यू टू व्हाट? CFAC का वैल्यू, CFAC का वैल्यू या तो 0 रहेगा और नहीं तो निगेटिव रहेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है। लिख लीजिए। ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड, ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड, एग्जाम्पल लूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इसको हटाएं, फार्मूला देख लिए। इस पे क्वेश्चन आने का उतना चांस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं D0 से। एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम 3+। क्या रहेगा? तो इसमें D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा? 0 0 0 इजी 0 0। तो CFAC का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। करेक्ट है ना? इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का रोल है CFAC का वैल्यू पे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग तो उसका स्टेबिलिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। D1, तो D1 के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टाइटेनियम 3+। ये तो टाइटेनियम 3+ में तो D1 ही रहेगा ना। स्कैंडियम के बाद क्या रहेगा? टाइटेनियम, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, D1 का एग्जांपल हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा स्टूडेंट? 1 0 0 इजी 0 0। CFAC का वैल्यू निकालिए तो। क्या सबका इतना वैल्यू आया है? सही है ना? बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। D2 वैनेडियम 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? T2, बोलिए आगे, 1 1 0 इजी 0 0। इसका वैल्यू
डेल्टा नॉट। करेक्ट है? इसके लिए क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्रोमियम 3+ या वैनेडियम 2+ में लीजिए, दो एग्जाम्पल। करेक्ट है? तो इसका फार्मूला T2G111 Eg00, क्या वैल्यू होगा? -1.2 डेल्टा नॉट। D8 D8 के लिए क्या? D8 का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, Ni2+। आइए मैं ऑक्टाहाइड्रल के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर Ni2+ में तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो DsP2 भी हो जाता है, तो फिर स्क्वायर प्लेनार के लिए हो जाएगा ना। अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ऑक्टाहाइड्रल के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ दिमाग लगाइए। तो इस केस में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दीजिएगा। करेक्ट? और उसके बाद मान लेते हैं कि सपोज कीजिए अगर वीक लिगेंड है तो ऊपर चला गया। करेक्ट? और ऊपर जाकर दो बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन चला गया वीक लिगेंड के लिए। दोनों पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं, 5 हो गया। बाकी जो बचेगा 3, उसको कहाँ पे? लोअर एनर्जी स्टेट में पहले पेयरिंग करना है। कहाँ करना है? लोअर एनर्जी स्टेट में। पेयरिंग करने का जब बात आएगा तो हायर एनर्जी लेवल पे जाके पेयरिंग करेंगे या लोअर एनर्जी लेवल पे? लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा कि पहले तीन लाइन जो है T2G का 3 बॉक्स, उसको पेयरिंग करते हुए जाएंगे, तब भी तो आपके हाथ पे 2 बचा रहेगा। दोनों केस में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, चाहकर भी आप डिफरेंट नहीं कर पाइएगा। मेरे बात को समझे या नहीं समझे? या सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं? करेक्ट है? समझ में आ गया? तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो एक्चुअल यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो पेयरिंग हुआ है ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड नहीं हुआ है। ये तो पेयरिंग होना ही पड़ता। अगर स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड रहता तब भी पेयरिंग होना पड़ता, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता तब भी पेयरिंग होना पड़ता। राइट? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पेयरिंग हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे जो लास्ट में N×P था, उसमें N ऐसा नहीं कि 3 काउंट कर लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयरिंग हो गया। यहाँ पे N का वैल्यू अभी कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो वैल्यू कितना रहेगा? माइनस D9 Cu2+। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? T2G 222 और Eg112 21। डेल्टा नॉट CFSE का वैल्यू कितना रहेगा? माइनस, और D10 का बता दीजिए। D10 का तो सबसे आसान है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन देना है। नीचे खाली एक लाइन लिख लीजिएगा, इन एबव दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D0 से D0 D1 D2 D3 D8 D9 D10, इन सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बीच में 3 गायब है, कौन कौन सा? 4 5 6 7, 4 गायब है। राइट? फॉर एबव दिस कॉन्फ़िगरेशन there is no effect of nature of ligand. There is no effect of nature of ligand. They may be a strong or weak. They may be a strong or weak. The formula for CFSE will be remain same. The formula for CFSE
विल रिमेन सेम। एक मिनट, बातों को हाइड करके बोल दिया गया है, शायद आप लोग पकड़ भी नहीं पाए होंगे। मैंने क्या बोला? इसके लिए फार्मूला स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, फार्मूला डिफरेंट राइज होगा या सेम ही रहेगा? वैल्यू नहीं बोले हैं भाई। डेल्टा नॉट पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, हाँ या ना? हो सकता है कि 2 जूल का एनर्जी गैप हो, फिर 6 जूल का एनर्जी गैप हो, वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फार्मूला तो वही बनेगा। फार्मूला डिफरेंट बनेगा, सेम बनेगा। इसे मैंने फार्मूला बोला, वैल्यू बोलने से थोड़ा बचा, करेक्ट है ना? और लास्टली इतना रिसर्च करने का थोड़ी रिक्वायरमेंट है भाई, मोस्टली तो यही आने वाला है, ये आएगा, मार्क्स आ जाना चाहिए। बाद में इसी में पीएचडी करेंगे, अभी के लिए तो ये सब सही रहेगा। समझ, ये लिख पाएंगे, एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम है तो सब्जेक्ट में लिख पाइएगा ना, या प्री बोर्ड में आएगा पक्का? यहाँ पे कितना आया था? NT2G 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 ही तो होगा, हाँ या ना? ये कितना होगा? 0 पॉइंट, आप लोग तो बोल रहे हैं आंसर 0.6 ही है। और लास्ट का D10 के लिए 0 है, D10 के लिए कितना है? 0 है। अभी समझ में आ गया? क्या बोले? मैंने यहाँ पे बोला कि इसका जो CF, हर कॉन्फ़िगरेशन के जो CFAC का जो फार्मूला मिलते गया -0.4 डेल्टा नॉट, तो उस फार्मूला पे फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फार्मूला तो वही डेवलप होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो। हाँ, वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। वैल्यू पे क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ज़्यादा बड़ा डेल्टा नॉट रहेगा, राइट? एनर्जी गैप ज़्यादा क्रिएट होगा, तो ओवरऑल न्यूमेरिकल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, बट फार्मूला पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या बोले? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इस पर फोर्स ज़्यादा होगा, और इस पर फोर्स क्या रहेगा? तो इस पर स्ट्रॉन्ग इस पर फोर्स ज़्यादा रहेगा, इस पर फोर्स, तो इस पर बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग के ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा, तो गैप ज़्यादा क्रिएट होगा। और यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिपल्सन का फोर्स। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, D4 एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम 2+, सही है? क्रोमियम 2+ में D4 ही तो रहेगा। आप लोग भूल गए क्या क्रोमियम का? एक्सेप्शनल 3D5 4S1, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, D4। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा और वीक लिगेंड रहेगा, तो यहाँ पे देयर इज ए कन्फ्यूजन कि 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब क्या होगा? क्या सही लिखा है? और वीक लिगेंड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये हो गया कि P<(this1) हो गया, तो पेयरिंग होना आसान रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर जाना, राइट? और वीक लिगेंड का मतलब P>(this1), तो वीक लिगेंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 1 1 1 IZ 1 0। दोनों के लिए CFAC का वैल्यू बताइए।
इसके लिए और इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ का फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पेयरिंग हो गया और ड्यू टू लिगेंड है ना, इसका मतलब हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप ड्यू टू लिगेंड 1। तब इस केस में फार्मूला क्या रहेगा, वैल्यू 1.6 डेल्टा नॉट और प्लस क्या पी है, और इस केस में क्या रहेगा माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर ना, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। D5 के केस में, D5 के 2 एग्जाम्पल, Fe3 प्लस हो सकता है और Mn2 प्लस हो सकता है। आप यहाँ देखिएगा, आप जो कल क्वेश्चन पूछे थे वो कौन सा एग्ज़ाम का था, एम्स का था या किसका था, नीट का 2017 2000 एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, क्या था स्टूडेंट, मुझे रिकॉल कर लीजिए थोड़ा, मैं भी अब चेक कर लेता हूँ। यही शायद था, और यस एक था CrH2O4 Cl2Cl, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था 0.01 m, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ था वॉल्यूम 100 ml, शायद यही क्वेश्चन था नहीं। अब बोला गया था कि इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 लेंगे, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स of AgCl precipitated out, how many number of moles of AgCl। तो ये तो बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग ये बात बार बार बोल रहे थे, ये जब आयनाइज होगा तो कितना Cl माइनस प्रेसिपिटेशन में जाएगा, जो अंदर का Cl रहेगा वो जाएगा या बाहर वाला जाएगा, अंदर का तो फ्री है ही नहीं, फ्री आयंस नहीं है, वो क्या है नॉन आयनाइजेबल स्फीयर। तो भाई इसका सबसे पहले हम लोग मिलीमोल निकाल लेंगे या मोल निकाल लेते हैं, 0.01 इंटू वाट, करेक्ट है ना, 0.00 मोल, इसका मोल राइट। ये 100% अगर डिसोसिएट होगा, अगर नहीं दिया तो 100% डिसोसिएट बनिए तो उससे कितना Cl माइनस फ्री रहेगा 0.001 मोल, और आपका लिमिटिंग रेंज तो यही रहा है ना, क्योंकि उसके बारे में एक्सेस बोल दिया गया है। तो इसके लिए Ag प्लस जितना चाहिए तो कितना AgCl बनेगा भाई 0.001, ये आंसर था ना। बच्चों का एक क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का भी टच मिल गया, लिमिटिंग एजेंट, अब प्लस ये जान गए कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रेसिपिटेशन के लिए। तो ऐसे मिक्स करके अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा तो बन जाएगा, और नीट में आएगा तो नहीं बनेगा, बनेगा। अब तो ये कैसे पता चलेगा कि बनेगा नहीं बनेगा, जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक देखने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, बिना क्वेश्चन बैंक का। देखते हैं अभी हम लोग IIT का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का, राइट, आप ज्वाइन करते हैं और एक एक क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं। आई एग्री कि मुझसे 3% एज ए टीचर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 3% क्वेश्चन में कहीं पे रुकता है, हम सबका मार्कर। 97% तो बिल्कुल लगता है कि नोटबुक के थ्रू जा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ, राइट। एक आध जो है जो एक्सेप्शनल है उसको और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कहीं कहीं से सोल्यूशन खोज कर, वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे टीचर भी है चाहे स्टूडेंट भी है, टीचर भी तो स्टूडेंट ही है। इस समय तो आपको लॉन्ग लाइफ तक सीखना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं तो। और अगर कहीं पे एक्सेप्शनल मिला तो उसको फिर दिमाग में रखिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है। इसका तो क्वेश्चन बैंक से लगता है कि हाँ यही पैटर्न है पूछने का। अब उस चीज़ के लिए आपको बहुत क्लोजली क्वेश्चन बैंक को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। ये कुछ काम हो या ना हो, कैटलिस्ट का असाइनमेंट बनाइए नहीं बनाइए, क्वेश्चन बैंक भाई लगा लीजिएगा और कोशिश कीजिए थोड़ा स्पीडली लगाइए। मतलब घर पे भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट रहने का। चलिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए एग्जांपल ले लिया, बट ये बहुत पहले से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल भी नया बात नहीं है। यहाँ देखिए, अब इस केस में दो सिचुएशन, पहले वीक लिगेंड का ही लिखते हैं। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा,
1 1 इजी 1 1। वीक लिगेंड पहले ले लिया हूं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा या पहले यहाँ पे पेयरिंग करेगा? पेयरिंग करेगा, करेक्ट। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? T2G 2 2 1 EG 0 0। क्या ये वैल्यू निकाल पाएंगे? यहाँ पे n का वैल्यू कितना लीजिएगा? हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन पेयरिंग ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड? 2 लेंगे। तो इसमें कितना वैल्यू आएगा, इसमें कितना वैल्यू आएगा, लिख लीजिए। वीक लिगेंड में कितना आया? 0 आया। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p, राइट? 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। इसमें कितना आ गया है? 2 डेल्टा नॉट है। देख लीजिए जो कैलकुलेट होके आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। D6 का एग्जाम्पल है कोबाल्ट 3 प्लस या Fe2 प्लस। कोबाल्ट 3 प्लस या Fe2 प्लस। वीक लिगेंड रहेगा तो क्या होगा? T2G बोलिए 1 1 1। पहले ये कर लेते हैं, सही है? मैं बोल रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो उसका क्या बताए थे कि एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा सब में देने के बाद भी वीक लिगेंड में पहले यहाँ पे भी ऊपर भी चले जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन देते हुए। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर बचेगा तो यहाँ पे आके पेयरिंग कीजिएगा, करेक्ट है? बट इस पेयरिंग में क्या लिगेंड का कंट्रीब्यूशन रहा? लिगेंड कंट्रीब्यूशन, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो n का वैल्यू 1 नहीं लेना है, ये आना ही था इसको यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए। जब पेयरिंग करना रहेगा एक्स्ट्रा, अगर सबको एक इलेक्ट्रॉन सारे बॉक्स में दे दिए EG एंड T2G में, फिर भी बचा हुआ है तो फिर लो एनर्जी लेवल वाले का पेयरिंग पहले करते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे स्टूडेंट अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एक क्या करेगा, यहाँ को इसको पेयरिंग में भेजेगा और इसको भी क्या करेगा, इनके पहले पेयरिंग करके ही जाएगा ऊपर, बचेगा तो ऊपर जाएगा, राइट? दैट्स वाई 2 2 2 EG। इसका मतलब हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पेयर्ड अप ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड? 3 या 2? यहाँ तो बीच में एक पेयरिंग था, तो एक्स्ट्रा जो पेयरिंग हुआ ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड, समझे? तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए CFAC का, और इसका भी CFAC का वैल्यू निकालिए। कुछ तो वैल्यू आया होगा, कितना लिखा जाए? बोलिए भाई, बोलना भी पड़ेगा। किसमें? इसमें -2.4 डेल्टा नॉट 2p। इसमें 0. इसको हटाया जाए। यहाँ देखिए एक ऑनलाइन का स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे n का वैल्यू 3p नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे वीक लिगेंड केस में नहीं लगता था कि एक ऑलरेडी पेयर्ड अप है, हम लोग वीक से स्ट्रॉन्ग का कंपेयर करेंगे और तब जो एक्स्ट्रा जो पेयरिंग हुआ वो ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड। पहले हम लोग वीक लिगेंड के लिए लिख लिए, इसलिए मैं पहले वीक लिगेंड का लिख रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के वजह से जो पेयरिंग हो रहा है उसका आपको इफेक्ट नजर आए। वीक लिगेंड में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो आपने एक दे दिया 5 में, वीक लिगेंड है तो पहले ऊपर जाएगा, फिर जो बचेगा उसको मैंने क्या बताया था कि उसको पेयरिंग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे पेयरिंग कीजिएगा? वैसा बॉक्स में जाकर पेयरिंग करेंगे जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है या नीचे का बॉक्स में आकर, उसका ऑब्वियसली पेयरिंग में कम एनर्जी खर्च होगा। 2 बॉक्स है तो सर दोनों जगह तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रहेगा, बट इस बॉक्स का एनर्जी लेवल कम है, इस बॉक्स का एनर्जी लेवल, तो पेयरिंग करना रहेगा तो कहाँ पे पेयरिंग करेंगे? मेरा मजबूरी है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 5 बॉक्स में दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है, करेक्ट?
तो इसका पेयरिंग में नेचर ऑफ लिगेंड का रोल नहीं था, बट इसके बाद जब यहाँ पे आए तो जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ इसके रेस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा पेयरिंग नजर आ रहा है, वो किसके वजह से, दैट्स वाई यहाँ पे एन का वैल्यू कितना पकड़ेंगे, 2 लेंगे। D7 एग्जाम्पल में कोबाल्ट 2+ रखिए। पहले वीक लिगेंड से स्टार्ट कीजिए। ऐसे करते हैं स्टूडेंट, 1 1 1 वीक लिगेंड है तो हम लोग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हुए ऊपर जाएंगे, क्योंकि वीक लिगेंड अगर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर जाना, राइट। लेकिन अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे, कहीं कहीं तो देना है। तो किसको, अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ वीक लिगेंड का भी केस है तो आपने वीक लिगेंड के सिचुएशन को आपने फॉलो कर दिया, बट पेयरिंग जब करना रहेगा तो कहाँ पेयरिंग करेंगे, करेक्ट। अब बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा देन टू टू टू, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग में भेज देंगे 1 0। तो ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग हो पाया, 1 नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना पकड़ेंगे, 1 लेंगे। वैल्यू निकाल लीजिए। हो गया। तो क्या D0 से लेकर D10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ईजी और T2 के टर्म में लिख लेंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। किसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, D0 D1 D2 D3 D8 D9 D10 में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, D4 D5 D6 D7। मैं वेव ऑप्टिक्स का पहला क्लास सर का सुन रहा था, उसमें देखे कि बच्चे हमको ही इन्वॉल्व कर दिए। पार्टिकल नेचर कहाँ से आया है, राइट, अब वेव नेचर कहाँ, ऐसे वेव ऑप्टिक्स का क्लास। अच्छा, राकेश सर को किसने बताया, तो किसी को किसने नहीं बताया, हाय। वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर का नॉलेज हम लोग को आइंस्टाइन से मिल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब वेव कैरेक्टर का मिल गया डिफ्रैक्शन से। वही हुआ है ना कि जनरली अगर छोटा सा होल है और यहाँ पे से लाइट पास कर रहा है, ऊपर छत से आ रहा है, तो नीचे आकर थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। तो अगर पार्टिकल कैरेक्टर रहता तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो हो रहा है, इसका मतलब कुछ वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बहुत सारा वहाँ पे था फिनोमेना। तो वो एक फनी मोमेंट था, ऐसे ही मैं देख रहा था। भाई राकेश सर बताते तो नोबेल प्राइज विनर रहते। नहीं, कितना बड़ा बात रहता है, फर्स्ट टाइम खोजी मैंने इन्वेंट किया। नहीं, ऐसा तो मेरा खुशकिस्मत रहेगा अगर मैं कल के डेट में कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अभी वो टाइम नहीं आया है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया दोबारा। कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन वही कि उसके लिए जगह चाहिए ना भाई। सपोज कीजिए कि मैं वर्कले यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, जहाँ पे बुक लिखा ही जाता है एक्सपेरिमेंट करके। उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक कमाल का बुक है। हालांकि सब कुछ बुक का नाम भी नहीं बोलता हूँ। जैसे एक मैं हम लोग अपने टाइप पे मैं फॉलो किया था रंगावाला एंड महाजन का, एक IIT बॉम्बे का प्रोफेसर का इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत अच्छी बुक थी। लेकिन अब वो सब बुक नहीं बोलते हैं क्लास में कि अब बच्चे शायद खरीद लें, डिविएट हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, 12th लेवल तक जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उसी को कीजिए, बहुत सारा फॉलो कीजिएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एनीवे, एक क्वेश्चन बनाइए।
देखिए फॉर कॉम्प्लेक्स P इक्वल टू 23500, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल 12600, देन फॉर दिस, ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव एग्जाम में, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड नेट CFSE वैल्यू। क्या बोले? यही दिया हुआ है, आपको समझना है। कैलोरी पर मोल, बहुत लोग सेंटीमीटर यूनिवर्स पढ़ रहे होंगे। एग्जाम में क्या कीजिएगा भाई, ये तो एनर्जी था। सेंटीमीटर यूनिवर्स का यहाँ पे क्या रोल, वही मैं ये भी आई लेवल चेक कर रहा था। अरे मैं नहीं दिया हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन में था, इसको क्या पढ़ेंगे। अच्छा सच में आप लोग सेंटीमीटर यूनिवर्स पढ़ रहे थे? चलिए कमाल का बात है। कैलोरी पर मोल है भाई। 2 मिनट तो इसमें खर्च हो जाएगा मेन एग्जाम में। क्या है P का वैल्यू और डेल्टा नॉट का वैल्यू कंपेयर कीजिए तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है? इसका मतलब है कि एक गैप कम क्रिएट हुआ। यहाँ से क्या पता चला? वीक लिगेंड है, करेक्ट। इसका मतलब है ये तो पता चल गया ना, वीक लिगेंड। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? और यहाँ पे क्रोमियम 2+ है। क्रोमियम क्या है? इसका मतलब D4 का केस है ना भाई। किसका केस है? D4। तो क्या लिखिएगा? T2G सही है। T2G 111 इजी। अब इस केस में इसका मतलब ये हुआ 5 बॉक्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन में 5 बॉक्स है ना मेरे पास। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, बट यहाँ पे क्या इसका पेयरिंग यहाँ पे होगा? और जब पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ से, और मेरे पास कोऑर्डिनेशन में कितना है? 6 ना। तो क्या यहाँ पे हम लोग D2sp3 बना सकते हैं? D2sp3 बनाने के लिए यहाँ का D का 2 बॉक्स चाहिए, बट इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पेयरिंग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो पेयरिंग जब नहीं होगा तो आपको D2 नहीं मिलेगा। इसका 4 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और D के फॉर्म में देख रहे हैं तो किस फॉर्म में? D4 ऐसे रहेगा। हम लोग यहाँ से गेस कर लिए, अरे 4 बॉक्स है मेरा, 4 बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये कौन बता रहा है? नेचर ऑफ लिगेंड। तब इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा या sp3d2 रहेगा? sp3d2 रहेगा, करेक्ट है ना? लिख लीजिए। तो ऑप्शन तो हम लोग निकाल लिए sp3d2, और CFSE वैल्यू निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये वैल्यू देकर ऐसे एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। लिख पाएंगे? और उसके बाद इससे थोड़ा सा हेल्प लेकर क्या यहाँ पे हो पाएगा? ऐसे तो हम लोग VBT में पढ़ ही चुके हैं, बाद में लिख पा देंगे ये वीक लिगेंड है, तो VBT से भी पता चल जाएगा। हाइब्रिडेशन के लिए मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा VBT से आंसर सॉल्व देने का। किससे? यस। बाद में हम लोग कैटेगरी बना लेंगे, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड। लास्टली आपको पोस्टल बैंक से प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। CFSE वैल्यू कितना आया है? CFSE वैल्यू निकालने के लिए क्या यहाँ पे P का वैल्यू का रिक्वायरमेंट है? नहीं है।
प्लीज़ बात मत कीजिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया। वैल्यू दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे था, बट मैं हिंट किया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो आप इसका T2G और EG के टर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका भी T2G और EG के टर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ EG एंड T2G। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +2 ना, तो +2 रहेगा तो D6 रहा होगा, और इसका +3 तो क्या रहेगा? D5। देखिए तो स्टूडेंट सही है। और इसके लिए T2G 111 EG 11, और फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ओह 1 करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे CFT फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, और नेक्स्ट क्लास में CFT खत्म होकर हम लोग दूसरे टॉपिक में भी इन कर जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज आपका ओके एवरीवन, फिजिक्स का क्लास में तो है।